हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा सेशन होगा उच्च न्यायालय पर। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने अभी इससे जस्ट पहले अर्थात कि लेक्चर नंबर 25 के अंतर्गत हमने सुप्रीम कोर्ट पर डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं उच्चतम न्यायालय को लेकर के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कुछ में छोड़ जैसे कि कुछ आर्टिकल वगैरह में छोड़ देता हूं जिससे कि आप थोड़े से अवेयर बने रहें, है ना। पूरे इसमें जो मैं कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करता हूं, कंसेप्ट के साथ में थोड़ा सा वर्क अगर मैं आप लोगों को देता हूं तो इससे क्या है कि आप थोड़े से एक्टिव रहते हैं। इस कारण से जानबूझकर वहां से आर्टिकल हटा दिए गए हैं ताकि आप कंसेप्ट को क्लियर करते वक्त आपको आर्टिकल अच्छे से याद रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करवा दूं दोस्तों, वैसे तो सभी सेशन में बोलता ही हूं मैं आप लोगों को कि ये जो दोस्तों सीरीज चल रही है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सीरीज सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर ही नहीं अपितु इसके अलावा अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या एमकॉम या किसी अन्य एग्जाम में भी अगर आपको जो है भारतीय संविधान पढ़ना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात प्रतियोगी परीक्षा वाले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आपको इसको फॉलो करके अपने सभी कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट यहाँ पर जो भी मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं वो पर्याप्त है, सफिशिएंट डेटा है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हम आज का सेशन शुरू करते हैं, डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर टाइम लूंगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को फॉलो करते हुए ये जो हमारा सेशन आज होने वाला है ना, फोर्थ यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक ही इस पे चल रहा है जिसपे हम सर्वोच्च न्यायालय को हम कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके थे और आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। क्लियर है। और उसी के बाद में दोस्तों ये सेकंड टॉपिक दिख रहा है, सेकंड टॉपिक में हमें अलग अलग पार्ट में, जैसे कि पहला पार्ट हमारा निर्वाचन आयोग का आएगा, उसके बाद में केंद्र स्तरीय जो यूपीएससी होती है लोक सेवा आयोग उस पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद में एसटीएससी आयोग पर डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टेट पीसीएस पर अर्थात कि राज्य लोक सेवा आयोग पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें आज के बाद 5 लेक्चर और आएंगे जिससे कि हमारी फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर ये पहले क्लियर हो जाए तो हमारा जो आगे का पूरे जो सफर है वो एकदम आसान हो जाएगा, है ना। कि पूरे आज के सेशन में पढ़ना क्या क्या है, किन किन बिंदुओं पर हमें फोकस करना है, जिससे कि आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इस सेशन में पढ़ना क्या क्या है। अर्थात कि इतने सारे चीजों पर आपको इतने सारे कंसेप्ट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम दोस्तों कुछ बात करेंगे व्याख्या क्यों लेकर आता हूं, ये प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली नोट्स तैयार करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, विशेषकर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन हाँ, बीए फर्स्ट ईयर के वाले बच्चों के लिए या अन्य जो भी ग्रेजुएशन वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है व्याख्या वाला कंसेप्ट, क्योंकि आंसर राइटिंग करते वक्त व्याख्या वाला पॉइंट बहुत आवश्यक होता है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की रचना कैसे होती है, इसका गठन कैसे होता है। ठीक है ना, इसके गठन की बात करेंगे। वो गठन के अंतर्गत दोस्तों हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गठन और नियुक्ति देखेंगे, इसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता पर बात करेंगे, कार्यकाल पर बात करेंगे और इनके वेतन भत्तों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो 4 बिंदुओं के माध्यम से उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की रचना होती कैसे है। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर। ठीक है ना, क्षेत्राधिकार अर्थात कि क्या कार्य करता है उच्च न्यायालय या शक्तियां क्या क्या है इसके पास में, तो उसको लेकर दोस्तों हम यह 5 बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, अंतरण संबंधी अभिलेख। ठीक है ना, ये अधीक्षण वाला दोस्तों मैंने यह कंसेप्ट हटा दिया है, सिर्फ हम यहां पर 5 पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आइए तो एक एक करके दोस्तों इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं कि इस सेशन में आप लोग सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए, है ना। इसके जो डेटा है मैं आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ के रूप में प्रत्येक जितने भी सेशन में लेता हूं ना, हर एक की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूं, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए आपको तो आइए टेलीग्राम पर, स्वागत है आप लोगों का पूरी तरह, वो भी निःशुल्क है ना, कोई चार्जेस नहीं है। ऐसा मत सोचिए मैं टेलीग्राम का ऐड करता हूं बार बार आने का तो वहां पर कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, सिर्फ इसलिए ताकि आप एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर आकर के आप कंटिन्यू पढ़ सके, सिर्फ इसके लिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया है।
इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है टेलीग्राम पर आने का। ठीक है ना। आइए एक एक कंसेप्ट को दोस्तों क्लियर करते हैं। देखिए जहां तक मेरा मानना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद में हाई कोर्ट का भी काफी कंसेप्ट आप लोगों को अब तक क्लियर हो चुका होगा, काफी सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि उसमें हमने काफी सारी बेसिक बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को लेकर के कर चुके थे, है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय वगैरह, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के बारे में चर्चा कर चुके थे। लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए भी हैं इसमें, तो थोड़ी सी चर्चा हम यहां पर भी कर लेते हैं, जिससे कि एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमारा और क्लियर हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, पहले सुनिए। देखिए कल हमने बात की थी कंप्लीटली शासन व्यवस्था की, कि हमारी शासन व्यवस्था 3 पिलरों पर चलती है। अब 3 पिलरों में से कौन कौन से पिलर होते हैं? एक होती है व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। क्लियर है? तो कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उस कानून को अप्लाई करती है देश के अंदर जनता के बीच में। ठीक है ना। और उस कानून से जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय अपना कार्य करता है। मतलब न्यायालय पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाती है और उस भूमिका के अंतर्गत वो उस कानून से जनता के मूल अधिकारों की और संविधान के प्रावधानों की रक्षा करती है। और इसी कारण से हमारे न्यायालय को या न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा गया है और या जनता के मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। इतनी बात क्लियर है ना। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए एक छोटी सी चीज यहां पर आपको सीखना है, जिससे अगर व्यवहारिक रूप से एज ए स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपको वो कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही किताब में लिख करके बार बार रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी। बस व्यवहारिक रूप से एक बात समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या देखा था, सर्वोच्च न्यायालय में क्या देखा था, कि ये तो केंद्रीय स्तर पर एक ही न्यायालय होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है। लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय जो होते हैं, मतलब अब हाई कोर्ट जो होते हैं, ये हाई कोर्ट का प्रावधान संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए किया गया था, है ना। प्रत्येक राज्य के लिए संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, यह प्रावधान किया गया था। ठीक है ना। लेकिन साथ ही संसद को यह शक्ति भी दी गई थी कि वो चाहे, कौन? संसद। अगर संसद चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस करके, उस प्रावधान में कुछ चेंजेस करके, और 2 राज्यों के लिए या 3 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर सकती है, या एक राज्य के लिए या एक से अधिक या एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से तो संसद ने वही कार्य किया। चूंकि क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखिए दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं दोस्तों? 36। तो अगर हम एक एक राज्य में और एक एक केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय की स्थापना करने जाएंगे तो 36 न्यायालयों की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। कितने की? 36 न्यायालय की। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में हमारे पास मात्र 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाईकोर्ट है, और चाहिए कितने? 36 हाईकोर्ट चाहिए। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इतनी व्यवस्था भारत में अभी नहीं हो पा रही, नहीं हो पा सकती है। या ऐसा मान लीजिए कि अभी भी देखिए, हालांकि आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि करोड़ों केस ऐसे हैं जो पेंडिंग, आज भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन अभी एक तरह से हम इस कमी को, अर्थात कि जो ये कमी हमें नजर आ रही है, इस कमी को एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं हुई है कि वो हर एक राज्य को एक हाई कोर्ट प्रोवाइड कर दे। आप ऐसा मानकर चलिए। ठीक है ना। तो अब यहां से आपको सिर्फ ये याद रखना है दोस्तों कि एक राज्य, एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट जो है एक राज्य के पास भी हो सकता है, एक राज्य के पास भी हो सकता है, या फिर एक से अधिक राज्यों के पास भी हो सकता है। मतलब 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है, 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है, या फिर 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, याद रखिएगा। या फिर ऐसा मान लीजिए कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। यहां पर उद्देश्य, मेरा कहने का अर्थ समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कि संसद ने जहां पर जैसी व्यवस्था लगी वैसी व्यवस्था की हुई है। जैसे किसी राज्य को एक अकेला हाईकोर्ट दे दिया,
कहीं कहीं पर जहां पर देखा कि यहाँ जनसंख्या कम है या छोटा राज्य है ना, तो दो राज्य जो है एक हाईकोर्ट से काम चला लेंगे, तो वहां पर दो राज्यों को मिलाकर के एक हाईकोर्ट दे दिया। या फिर ऐसा लगा कि छोटे छोटे राज्य है यार, एक काम करते हैं 3-4 राज्यों को एक हाईकोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया, 2-3 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ कर दिए, उनको एक हाईकोर्ट पकड़ा दिया, ठीक है। या फिर किसी राज्य में हाईकोर्ट है तो उसी प्रकार से अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को उठा करके भी उसी राज्य में डाल दिए कि आप इसे हाईकोर्ट से अपना काम निपटाइए। क्लियर है ना। बस इतना सा आपको ये याद रखना था, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों आते हैं हम व्याख्या पर। एक बात और यहां पर समझ लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शासन व्यवस्था के बारे में बताया था, शासन व्यवस्था के बारे में बताया था कि एक हमारी केंद्रीय शासन होता है, केंद्र शासन व्यवस्था होती है, और एक राज्य शासन व्यवस्था होती है ना। केंद्र शासन होता है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, सिंपल वे में समझिए, ठीक है। तो केंद्र के पास तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे भारत के सभी मामलों या सभी विवादों पर दृष्टि रखता है या सभी विवादों को निपटा सकता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है भारत में, केंद्रीय स्तर पर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब जब हम हमारे भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जहां पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो जो व्यवस्था हमारी केंद्र में है शासन व्यवस्था को लेकर के, वही शासन हमने उसी रूप में राज्यों में भी अपनाया है। तो प्रत्येक राज्य में वही स्ट्रक्चर जो केंद्र में है सरकार का, वही स्ट्रक्चर राज्य में भी पाया जाता है। तो जब केंद्र स्तर पर न्यायालय है तो राज्य स्तर पर भी न्यायालय होना चाहिए था। तो इसी को लेकर के दोस्तों राज्य के लिए भी हाई कोर्ट की व्यवस्था कर दी गई है। अब एक राज्य के लिए, एक राज्य में हाई कोर्ट की भी वही वैल्यू है जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट की होती है, समझ रहे ना। तो केंद्र में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमने देखा था ना कि यार केंद्र में संसद होती है तो राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। उसी प्रकार से केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, तो राज्य में क्या होगा, हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट है तो मेरे प्यारे दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर भी तो न्यायालय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है, सेशन कोर्ट हो जाएगा आपका, सेशन कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट, या कहें कि इसके अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं, ये न्यायिक संगठन है, न्यायिक विभाग है, वो सारे न्यायिक विभाग जो है हाई कोर्ट के अंदर ही आते हैं। मतलब हाई कोर्ट इन सबको दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि सुप्रीम, हालांकि एक बात और यहां पर याद रखिएगा, अब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों बच्चों के लिए एक बात आप यहां से विशेष रूप से याद रखिए। मैं इसको पहले साफ करता हूं फिर एक बार शुरू से वापस बताता हूं। देखिए जहां पर केंद्र में दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है ना, और राज्य में हाई कोर्ट है। ध्यान से समझिए इसको, राज्य में हाई कोर्ट है भाई। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसके बाद में एक तीसरे स्टेज पर हमारे न्यायालय होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब कि जिला स्तर पर जितने भी न्यायालय होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या सेशन कोर्ट वगैरह जितने भी है ना, फैमिली कोर्ट, सारे कोर्ट आ जाएंगे इसमें। आपके जिला के अंतर्गत जितने भी कोर्ट होते हैं वो सारे कोर्ट, वो स्थानीय जो अधीनस्थ न्यायालय जिनको हम बोलते हैं हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय, सबके सब दोस्तों हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हाई कोर्ट देश में जितने भी 25 हाई कोर्ट है भी है, 25 हाई कोर्ट, तो क्या ये 25 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करेंगे? नहीं, याद रखिएगा, नहीं, पूर्णता नहीं। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, पूर्णता नहीं। अभी मैंने ये क्यों बोला पूर्णता, देखिए जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं ये पूर्णता हाई कोर्ट के अंदर होते हैं। मतलब इसकी संपूर्ण व्यवस्था हाई कोर्ट करता है, लेकिन हाई कोर्ट की संपूर्ण व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। ये सारी बातें हम अंदर पढ़ने वाले हैं, बस इतना सा आपको याद रखना था। आइए अब थोड़ा सा हम दोस्तों व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या में जो आपने अभी समझा है सबका सब कुछ वही लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 214 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। लेकिन संसद को भी यह शक्ति दे दी गई कि वो विधि बनाकर, है ना, संविधान में चेंजेस करके विधि बना करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है, या फिर 2 या अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिसे इंग्लिश में यूटी बोलते हैं ना, यूनाइटेड टेरिटरी। तो इनको मिलाकर के भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था संसद कर सकती है, जो कि संसद कर रही है, ठीक है ना। तो इस समय देश में अगर बात करें तो 25 उच्च न्यायालय है हमारे पास में,
और संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत बात करें तो सिर्फ हमारा दिल्ली ही है एकमात्र जहां जिसके पास एक सेपरेट उच्च न्यायालय है। बाकी किसी भी यूटी के पास में सेपरेट उच्च न्यायालय नहीं है, सेपरेट हाईकोर्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा एक मोटी मोटी सी जानकारी आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखनी होगी, है ना, आंसर राइटिंग के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की रचना और संगठन पर। इसमें बस आपको ना फैक्चुअल एक फैक्ट याद रखने हैं। अगर आपने फैक्ट याद रख लिए ना तो आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा और इजीली समझ आएगा, साथ ही साथ में आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे। बस कंडीशन यही है कि आप इसको सिर्फ समझिए, व्यवहारिक रूप से समझिए, है ना। 4 बिंदु जो मैंने आपको प्रारंभ में बताए थे, चारों पर डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों गठन की बात करते हैं कि इसका गठन कैसे होता है। तो गठन के अंतर्गत भाई गठन, हाईकोर्ट का गठन कैसे होगा? न्यायाधीशों से। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। गठन के अंतर्गत यहां पर व्यवस्था की गई है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में व्यवस्था की गई कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, है ना, एक कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। सिंपल बात है। अब यहां पर फिक्स क्यों नहीं किया गया है जैसे सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया गया था? ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो यहां पर हाईकोर्ट में फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर और अनुसार जो है उनकी संख्या बदलती रहती है, इस कारण से यहां पर फिक्स नहीं है। बस इतना फिक्स कर दिया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना। तो एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के एक हाईकोर्ट की स्थापना होगी, हाईकोर्ट का गठन होगा। अब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति कैसे होगी? बार बार प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाई कोर्ट के अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और किसके परामर्श से करता है, या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और किसके परामर्श से करता है। व्यवहारिक रूप से समझिए, यहां पर कुछ भी नहीं रटना है, मत पढ़िए, इसको भी छोड़िए। सुनिए, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया ना कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, कुछ अन्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। एक तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में जो याद रखने लायक है वो क्या है, देखिए, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक अर्थात अपनी इच्छा से नहीं करता है कि किसी भी व्यक्ति को वो मुख्य न्यायाधीश बना दे, ऐसा नहीं है। बल्कि संविधान में भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते समय कुछ लोगों से परामर्श करेगा। अब उन कुछ लोगों में कौन कौन आएगा दोस्तों? तो यहां पर बस आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए कि जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है ना, तो राष्ट्रपति को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे परामर्श लेना होगा। उनसे परामर्श लेने के बाद में उन्हें उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना होगा। समझ आया ना? किस किस से? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किस किस से परामर्श लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और उस राज्य जिस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है ना, उस राज्य के राज्यपाल से। तो इन दो लोगों से परामर्श लेगा। इसके बाद अगर वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जाएगा, राष्ट्रपति अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो उसके लिए किससे परामर्श करेंगे? सिंपल याद रखिएगा, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, दैट्स ऑल। हालांकि इसमें कुछ परामर्श जो है राज्यपाल का भी होता है हालांकि, लेकिन उसको छोड़ भी सकते हो आप फिलहाल के लिए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। दैट्स ऑल। क्लियर है यहां तक का? चलिए, बाकी आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता ही हूं, सभी लेक्चरों की प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। आइए अब दोस्तों बात करते हैं कि योग्यता में भी आपको 2-3 बातें याद रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। सिंपल सी योग्यता की इसका प्रावधान कहां पर किया गया दोस्तों योग्यता का? तो आर्टिकल 217 के अंतर्गत किया गया। 217 सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया गया है। क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो सबसे पहली जो कॉमन है सभी में, भारत का नागरिक हो, है ना भाई। विदेशी को हम यहां पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी का भी न्यायाधीश नहीं बना सकते। तो एक सबसे पहली कंडीशन और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है दोस्तों? भारत का नागरिक हो। ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रथम कंडीशन तो ये हो जाती है इनकी। इसके अलावा 62 वर्ष की उम्र पूरी ना हुई हो।
याद रखिएगा 62 वर्ष की उम्र पूरी ना हुई हो। और पहली कंडीशन भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 62 वर्ष मतलब ये कि 62 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए, है ना, क्योंकि 62 वर्ष में ये रिटायर हो जाते हैं यहां पर। इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक इन्होंने किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता, माफ कीजिएगा, न्यायाधीश की भूमिका निभाई हो, मतलब न्यायिक पद पर रहे हो, है ना। न्यायाधीश किसी जिला कोर्ट में रहे हो या सेशन कोर्ट में रहे हो, किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से ये जो है न्यायिक पद पर रहे हो, या फिर 10 वर्षों से ये हाई कोर्ट के अधिवक्ता रहे हो। 10 वर्ष इन्होंने वकालत की हो हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक, कोई मैटर नहीं करता कि आपने एक ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है या एक से ज्यादा में की है, बट कम से कम लगातार कंटिन्यूअसली 10 सालों तक उन्होंने जो है किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हुई हो एज ए एडवोकेट। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन यहां पर है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है कार्यकाल। कार्यकाल के अंतर्गत आपको क्या याद रखना दोस्तों, अभी बताया मैंने 62 वर्ष की उम्र, पहली बात, है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है उनकी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक कार्यकाल तो इनका 62 वर्ष की उम्र तक का होता है, 62 वर्ष की। अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल की व्यवस्था की गई है किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, मुझे अभी जस्ट अभी बताइए कमेंट करके। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा कुछ तरीके, जैसे कि या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, या फिर जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, महाभियोग लाया जाता है ना। हालांकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम एक व्यवहारिक रूप से महाभियोग ही इस्तेमाल होता है, इसलिए महाभियोग शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो संसद के द्वारा जब दोनों सदनों से महाभियोग की प्रक्रिया पास होकर के राष्ट्रपति के पास चली जाती है, तो राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, त्यागपत्र देना पड़ता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये, जिससे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तीसरा है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दे, सिंपल सी बात है यार, मान लो कि न्यायाधीश है, उनको ट्रांसफर कर दे, किसी दूसरे हाईकोर्ट में भेज दिया या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालय में भेज दिया, है ना, उच्च न्यायालय में ही कर दिया, या माफ कीजिएगा हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको या तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया या फिर किसी दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया हो, तो इस कंडीशन में उन्हें अपने पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते। इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है, और वो 2-3 बातें ये दोस्तों फैक्चुअल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है, यहाँ पर संसद को दिया गया है। पहली कंडीशन, पहला जो फैक्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो सैलरी होती है ना, सैलरी कौन डिसाइड करती है, संसद करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी भी संसद को ही अधिकार दिया गया है कि वही डिसाइड करे, है ना, कितनी करना है, कम करना, ज्यादा करना, जो भी करना है, तो वो किस प्रकार से वो जैसा उचित समझे वैसा उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों 2018 में एक अधिनियम आया था। कब? 2018 में एक अधिनियम आया था। अधिनियम का नाम था दोस्तों उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2018। और इसके अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, उनकी सैलरी कर दी गई थी 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और जो अन्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनकी सैलरी होगी 2.25 लाख रुपए, मतलब 2,25,000 रुपए पर मंथ। क्लियर है। इसके अलावा उनको कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, कई प्रकार की पेंशनें दी जाती, माफ कीजिएगा, कई प्रकार के भत्ते और उनको पेंशन भी दी जाती है सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद में। और ये जो इनके वेतन है, सैलरी और जो भत्ते हैं या जो पेंशन वगैरह जो भी है, ये सब के सब दोस्तों राज्य की जो संचित निधि है, माफ कीजिएगा भारत सरकार की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके कार्यकाल में उसमें कमी नहीं, ये तो कॉमन है, कार्यकाल में कमी नहीं होती है, लेकिन आपको विशेष रूप से क्या याद रखना है, यहाँ पर संचित निधि, इनकी सैलरी या वेतन भत्ते जो खर्च होते हैं इनके, है ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के, ये सारे के सारे दोस्तों ये सब संचित निधि पर। सुप्रीम कोर्ट में इनमें कोई डिफरेंस नहीं, याद रखिएगा वेतन भत्तों को लेकर के, है ना। सुप्रीम कोर्ट के
जो न्यायाधीश थे उनकी भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी जो सैलरी होती है, ये वेतन भत्ते या पेंशन जो भी है, वो संचित निधि पर ही भारित है, मतलब संचित निधि से ही इनका पेमेंट होता है, भारत सरकार की संचित निधि से। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको 2-3 बातें यही याद रखनी है। सबसे पहली बात तो कि इनके वेतन भत्तों को में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास दिया गया है, ठीक है ना। और 2018 के अधिनियम के तहत ही इनकी सैलरी में वृद्धि करते हुए मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2.5 लाख और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी 2,25,000 रुपए कर दी गई थी। इसके अलावा इनके वेतन भत्ते वगैरह जो भी है ये सब संचित निधि, भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्लियर है ना? यहां तक देखिए असामान्य तथ्य है तो इस पे ज्यादा कुछ समझाने लायक है भी नहीं, जिसमें इतना टाइम दे रहे हैं वो पर्याप्त है ना। चलिए अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्ति या फिर कार्यों की। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमें इन 5 बिंदुओं पर फोकस करना है। 5 बिंदुओं के माध्यम से हम इसके क्षेत्राधिकारों को समझेंगे अर्थात इनकी शक्ति को समझेंगे कि जो उच्च न्यायालय है हमारा, उनके पास में क्या क्या शक्ति होती है, ठीक है ना। कल के सेशन में हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कितनी है, किस किस क्षेत्र में वो काम कर सकती है, मतलब आरंभिक क्षेत्र कौन कौन से, उसके मूल क्षेत्र, वही बात चर्चा आप यहां पर भी करेंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियों के बारे में बात चर्चा की थी दोस्तों, अगर उनको आपने अच्छे समझा है ना तो इस पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आरंभिक क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो आरंभिक क्षेत्राधिकार होता क्या है, आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है ये समझिए पहले तो। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे वाद विवाद जिनको लेकर डायरेक्ट आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हैं। अन्यथा क्या होता है ना कि जो अन्य केस होते हैं, जो अन्य विवाद होते हैं, उन विवादों के लिए पहले आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उसका डिसीजन हो जाता है उसके बाद उसके उस कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आपको हाईकोर्ट जाना होगा, तभी आपको हाईकोर्ट में आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना, आपकी अपील एक्सेप्ट की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो डायरेक्टली आप हर एक मामले को लेकर के हाईकोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन्हें लेकर आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हो, और जिन मामलों को लेकर के आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हो उन्हीं मामलों को कह सकते हैं हम हाईकोर्ट के आरंभिक अधिकार, आरंभिक अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। तो इसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 226 में की गई है। संविधान के आर्टिकल 226 में व्यवस्था की गई है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, ठीक है ना। भाई मूल अधिकार को लेकर के अगर कोई वाद विवाद है, कोई मामला है मूल अधिकारों को लेकर के, तो आप चाहे तो हाईकोर्ट जाइए, चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं पर भी अपना आवेदन कर सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लेकर अगर विवाद हुआ है तो। इस मूल अधिकारों के अलावा हाईकोर्ट के पास में एक और क्षेत्राधिकार है दोस्तों, वो है कुछ मामले हैं जैसे कि तलाक है ना, डिवोर्स, वसीयत, न्यायालय का अपमान या कंपनी कानून है ना, कारपोरेट लॉ जो होता है, इन मुद्दों को लेकर के भी डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाया जा सकता है या ये मामले सीधे हाईकोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, वो मामले जिनको लेकर के आप सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं वो उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार कल के सेशन में तो हम लोगों ने देखा था कि अपील का मतलब क्या हुआ कि हाईकोर्ट का कोई निर्णय ऐसा है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको निर्णय चाहिए, न्याय चाहिए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब कि हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो उन निर्णयों के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं अर्थात अपील कर सकते हो, है ना। इसीलिए इसका अपील क्षेत्राधिकार बहुत ज्यादा है। किसका? उच्च न्यायालय का। क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है हाई कोर्ट के विरुद्ध ही सुनेगा। क्योंकि अगर मान लो कोई आपका मामला चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई निर्णय आया तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं होगे तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन उसके लिए भी हाई कोर्ट आपको रिटर्न में देगा, लिख कर देगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और वहां पर अपील कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट जो है प्रत्येक जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सब के निर्णयों के विरुद्ध में अपील सुन सकता है। इसलिए हाईकोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है।
उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय, आदेश और डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी उच्च न्यायालय की आज्ञा लेनी पड़ती है। अर्थात कि याद इसको ऐसे समझिए ना यार, देखिए अगर किसी जैसे अधीनस्थ न्यायालय में कोई विवाद चल रहा था, उसको लेकर के आप हाईकोर्ट आ गए, हाईकोर्ट के निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं है, अब आप चाहते हैं कि इसका निर्णय जो है हम इसके लिए हाईकोर्ट के विरुद्ध हमें अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जब तक आपको हाईकोर्ट लिख कर नहीं देगा, लिखित में नहीं देगा। हाईकोर्ट आपको रिटर्न में देगा, तब जाकर के आप अपील कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये बात याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो डायरेक्ट हाईकोर्ट से निर्णय आते ही आप सीधे वहां नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भीड़ भाड़ ना लगे, भाई एक ही कोर्ट है, कितने मामलों को संभलेगा वो। इस कारण से थोड़ी सी व्यवस्था की जाती है पहले से, है ना, ताकि कि अनावश्यक रूप से हर कोई हाई कोर्ट से उठ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए। जहां पर हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ विवाद ऐसा है, इतना बड़ा विवाद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के इनको अधिकार देना चाहिए, तो उसी मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट तक उच्च न्यायालय भेजती है। अन्यथा मैक्सिमम जो मामले होते हैं उनको यही समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आपने देखा था लास्ट सेशन में भी, सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी, कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों से संविधान की रक्षा करना, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन ना हो, ऐसा कानून ना बने। दूसरा, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करना। ये दोनों ही अधिकार हाईकोर्ट को भी प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट की ही तरह, सर्वोच्च न्यायालय की ही तरह। देखिए लिखा हुआ है यहां पर भी, सर्वोच्च न्यायालय की ही तरह उच्च न्यायालय भी संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो। ठीक है ना। उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बात भी याद रखिएगा। अगर उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने अगर किसी कानून को रद्द कर दिया है तो सरकार, भाई कानून को रद्द किया है तो सरकार ही जाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट की जनता थोड़ी ना जाएगी, है ना। तो सरकार जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं उसके लिए। क्लियर है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, है ना। नेक्स्ट है अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार। अंतरण संबंधी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अंतरण संबंधी का मतलब सिंपल सा ये हुआ, अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब यह हुआ कि देखिए कोई मामला है, कोई केस है, मान लेते किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, जैसे मान लेते सेशन कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है कोई मामला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि जो मामला उस न्यायालय में चल रहा है वो उस न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है, मतलब उसकी शक्ति से बाहर है, ऐसा लगता है, तो वो उस मामले को अपने पास बुला सकता है। या फिर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि जो मामला उस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है वो उसमें कानून संबंधी कुछ मैटर फंसा हुआ है, कानून संबंधी कुछ व्याख्या की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी वो उस मामले को बुलवाकर और उस कानून संबंधी जो व्याख्या करनी थी, क्योंकि ये अधिकार, कानून की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही है, तो हाईकोर्ट उस कानून की व्याख्या करके वापस उस केस को वापस उसी न्यायालय में भेज सकती है। या फिर किसी एक अधीनस्थ न्यायालय से मामले को उठाकर, जो चल रहा है वहां पर, उसको उठाकर दूसरे अधीनस्थ न्यायालय को भी भेज सकती है कि भाई आप निपटाइए इसको, या अपने पास बुलवाकर वो खुद निपटा सकती है इसको। तो जो ये मामला एक न्यायालय से उठा करके अपने पास या किसी और के पास भेजने का जो अधिकार है ना, उसी अधिकार को यहाँ अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार का नाम दिया गया है। क्लियर है ना। इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो डेटा थ्योरेटिकल रूप में देना, पुस्तकी लैंग्वेज में देना बहुत जरूरी है। हालांकि पुस्तक लैंग्वेज तो नहीं होती है, मैं तो ये नहीं बोलूंगा। रीजन क्या है कि बहुत हद तक मैं इसको आसान बना देता हूं, लेकिन कहीं इतना भी आसान ना हो जाए कि ये अपनी किताबी जो इसकी भाषा है उसको ही छोड़ के और अलग क्षेत्र में पहुंच जाए, तो इतना भी व्यवहारिक नहीं होना चाहिए। इसकी जो प्रोफेशन है ना, तो वो बना रहना चाहिए कि यार हाँ इसकी एक प्रोफेशनलिटी होती है भाई। हर एक लैंग्वेज का जो एक विशेषता होती है ना, वो विशेषता अपने लक्षण ना खो दे। इस कारण से चेंजेस उतने ही करते हैं जितने की होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय में क्या समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग अच्छे समझते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को भी हमने देखा था, तो उसमें भी देखा था अभिलेख न्यायालय क्या होता है।
दोस्तों जिस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को हम आगे कोई अन्य न्यायालय में उन निर्णयों को हम संभाल कर रखते हैं। रीजन क्या, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते थे प्रत्येक निर्णय को संभाल कर रखा जाता है। रीजन क्या है, जैसे जब कभी भी कहीं अन्य किसी मामले में जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस टाइप का जो निर्णय पहले हो चुका था उस टाइप का ही कोई केस वापस आ जाता है, तो उस निर्णय को देखा जाता है कि किस प्रकार का निर्णय पर क्या निर्णय लिया गया था, मतलब किस विवाद पर कौन सा निर्णय लिया गया था, तो उसके आधार पर ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो सके। और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जितने भी निर्णय होते हैं या जितने भी जो भी ऑर्डर होते हैं उन सबको संभाल कर इसलिए रखा जाता है ताकि अधीनस्थ न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इनमें उनको प्रूफ के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई हाई कोर्ट में मान लेते कोई ऐसा विवाद आया, कोई ऐसा केस आया जो पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिनिश कर दिया गया था, उससे संबंधित है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसका जो निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय को सबूत के तौर पर या कहें कि एक एविडेंस के तौर पर भी आप यहां लगा सकते हैं, या फिर हाईकोर्ट से न्याय प्राप्ति के लिए एक एडवोकेट के द्वारा इस प्रकार की मांग की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइप की विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, तो आपको भी ऐसा ही देना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। तो इस प्रकार के दोस्तों जो इनके निर्णय होते हैं बड़े न्यायालय के, वो छोटे न्यायालयों में डिसीजन को जो भी मैटर होता है उसको सोल्व करने में बहुत काम आते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर अभिलेख न्यायालय कहते हैं, और ये अधिकार हाईकोर्ट को भी दिया गया है। जब भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई निर्णय चलता है तो और हाईकोर्ट के द्वारा कोई जब निर्णय सुना दिया गया हो, ऑर्डर कर दिया गया हो, तो उस ऑर्डर को अधीनस्थ न्यायालय को मानना ही होता है। मतलब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट नकार नहीं सकता, और हाईकोर्ट के निर्णय को और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के निर्णयों को कोई भी अधीनस्थ न्यायालय नहीं नकार सकता कि नहीं उन, जैसे कि हो सकता है ना भाई, मान लेते हैं कि हाईकोर्ट में कोई डिसीजन चल रहा, कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उससे संबंधित कोई मामले पर कोई डिसीजन दिया था, तो उसको लेकर के अगर अधिवक्ता ने एडवोकेट ने अगर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर यह निर्णय लिया था, तो हाईकोर्ट ये नहीं बोल सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, हमारा निर्णय अलग होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता भाई, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसने अगर इस विवाद पर ऐसा निर्णय लिया है तो उसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय भी उच्च न्यायालय के निर्णय को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, और यही होता है अभिलेख न्यायालय। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई 215 अनुच्छेद में आर्टिकल 215 के अंतर्गत, ठीक है ना, आर्टिकल 215 के अंतर्गत, ठीक है। तो हर राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब समझते हैं अच्छे से, क्लियर है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब तक इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। जितने भी पॉइंटों पर हमने डिस्कशन किया है, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों सेशन हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। आप लोगों के लिए टेलीग्राम भी मैंने ग्रुप दे रखा है जहां पर आप अपने डाउट वहां पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर देखिए फर्स्ट ईयर में अगर आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या देखिए तो आप जो है थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू अगर 1 साल के लिए भी कंटिन्यू हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही चाहिए। रीजन क्या है कि वहां पर सभी सेशन जितने भी हमारे लेक्चर होते हैं ना, तो वो यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसके तुरंत बाद में हम जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन रीजन क्या होता है दोस्तों कि यूट्यूब पर आपके पास एक बार नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। अब उस समय में हो सकता है आपके पास समय ना हो देखने का, तो ऐसे में क्या होता है आपकी लिंक टूट जाती है और आपका पूरा जो एक क्रम रहता है वो खत्म हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई लेक्चर इवनिंग में 7 बजे लिया, उस समय आप व्यस्त हैं, नहीं ले पा रहे हैं, बाहर है, आपके पास 9 बजे का टाइम था, लेकिन 9 बजे तक तो इतने सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके हैं कि आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमने ग्रुप बनाया टेलीग्राम पर, जिसपे आप आसानी से आकर के, और जिसे मान ले कि आपके पास टाइम नहीं था उस समय, तो आप उसके दूसरे दिन भी उसको देख सकते हैं, 8 दिन बाद भी देख सकते हैं। हो सकता है कि 8 दिन की छुट्टी पर आप चले गए, उसके बाद आए हैं, तो भी ग्रुप में जो सेशन अपलोड होते हैं उनको कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, आपकी लिंक नहीं टूटेगी। इस कारण से आपको बार बार ग्रुप में आने का बोलता हूं। दोस्तों नेक्स्ट सेशन हमारा होगा निर्वाचन आयोग पर। कंप्लीटली समझेंगे निर्वाचन आयोग किस प्रकार से
हमारे देश में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, पूरे व्यवहारिक रूप से और आसान तरीके से, आसान भाषा में। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप वहां से इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।